नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हो हाईवे 33। दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूंगा झारखंड, साल 2010। ये आज की कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है प्रियांशु। ये जो घटना घटी थी ना, प्रियांशु के साथ में ही घटी थी। तो हुआ क्या था प्रियांशु के साथ में, आइए चलते हैं उन्हीं की पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु है। ये जो घटना मेरे साथ में घटी थी ना, वो साल था 2010। मैं अपने माता पिता का इकलौता लड़का और मेरे से बड़ी दो बहन, जो उनकी शादी हो चुकी थी, अपने अब घर में थी। वो मैं अपने घर में इकलौता बचा हुआ था और माता पिता जो थे हम पर बहुत एक तरह से मेहरबान थे। इकलौता जो लड़का ठहरा, जो भी चीज कहता कि पापा आज मुझे ये चीज चाहिए, पापा मेरा ना जाने कैसे न कैसे प्रबंध करके वो चीज को लाने की कोशिश करते। अब इतना सही समझ दीजिए कि हमारे माता पिता मेरे से कितना प्यार करते थे और मैं उनका प्यार का कभी कभी नाजायज फायदा भी उठाता था, जो कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर, ये जो मेरे साथ में घटी घटना जो आपको बता रहा हूं ना, मेरे चचेरे भाई का शादी थी और उस शादी में मैं भी गया था बाराती बन करके। जब हम लड़के के आंगन में गए थे ना, जब वहां मैं भीड़ में एक लड़की को देखा ना, तो बस देखते ही रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की थी, मैं तो बस उस पर नजरें गड़ाए हुए था और ना जाने ऐसा मेरे साथ में क्यों हुआ था, मैं तो खुद भी समझ नहीं पा रहा था। अपनी नजर में बार बार हटाने की कोशिश करता, और भी तो लड़की है और भी तो लोग हैं वहां पर, लेकिन ना जाने मेरी नजरें उसी पर जाकर के ठहरती थी और वो लड़की कहीं और देखती थी। हाँ, एक आध बार वो जरूर मेरी तरफ देखी, लेकिन अपना आंखें दूसरी साइड में घुमा दिया। मैं उस लड़की के रूप पर मोहित हो चुका था। मैं मोहित इतना हो चुका था कि मैं उसी पल सोच लिया कि ये लड़की मेरी जीवन संगनी बननी चाहिए। अब उस लड़की के मैं इतना मन ही मन ये क्षणिक प्यार मुझे हो चुका था। एक तरफा प्यार जिसको कहते हैं, वही मुझे हो चुका था। मैं अब उस शादी का कार्यक्रम में मैं बस मेरा एक ही काम बचा था। जिधर जिधर वो लड़की जाती मैं उसका पीछा करता था, उसको घूरता रहता था। कई बार वो लड़की मेरी तरफ देखी, एक बार वो मुझे डांटने वाली अंदाज में भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके दिखाई कि ये तुम क्या कर रहे हो, और भी तो लड़की है, उनको देखो, और भी तो लोग हैं। लेकिन मुझे और कोई सूझ नहीं रहा था, बस उसी का चेहरा मेरी आंखों के सामने होना चाहिए। ये मेरे साथ में ऐसा क्यों हुआ था मैं समझ नहीं पाया था। खैर, मेरे अब जो भाई था, चचेरा भाई, उसकी अब शादी का कार्यक्रम चल रहा था और जब ये सब कार्यक्रम खत्म हुआ ना, तो हम लोग पंडाल में आ चुके थे घर से निकल करके, और मुझे अब अच्छा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा जैसे मेरी आंखों में बस गया था। मैं अपनी दिल की बात किससे कहूं, मैं कह नहीं सकता था। अब आखिरकार सुबह में बारात विदा हुई। मैं उस लड़की को बहुत ढूंढने का कोशिश किया, लेकिन वो उस टाइम तो नहीं मिली। बारात निकल रही थी, आखिरकार मुझे अब बारात के साथ लौटना ही पड़ा। लेकिन मैं कुछ अपना बहुत महत्वपूर्ण चीज वहां भूल के जा रहा था। वो लड़की, उस लड़की से मैं मिलना चाहता था, लेकिन वो मौका मिला ही नहीं। मैं अब अपने घर लौट चुका था। अब वही रोज का अपना काम धंधा,
पिताजी अपने दुकान पर चले जाते थे, माँ घर में अकेली रहती थी। मैं माँ का थोड़ा बहुत सेवा भाव भी करता था, खाना बनाने में थोड़ा मदद भी करता था, और इसके बाद पिताजी के दुकान पर भी जाकर के मदद करता था। अब इसके बीच जो थोड़ा बहुत मेरे पास वक्त बचता था तो मैं अपने यार दोस्तों के साथ मौज मस्ती भी करता था। मुझे बाइक चलाने का बहुत शौक था, बाइक मुझे बहुत पसंद थी और वही बाइक लेकर के मैं पूरा गांव में घूमता रहता। जहां दिल आता अपने यार दोस्तों से मिलने के लिए चला जाता, लेकिन अपना पिता के दुकान पर जरूर जाता था, जो उनको मैं टाइम दे रखा था कि पिताजी मैं इस टाइम में आऊँगा और इसके बाद थोड़ा आप आराम कर लेना, और वो जरूर करता था। खैर, मैं उस लड़की का जिक्र किसी अपने दोस्त से नहीं किया, वो तो मेरे दिल में बस चुकी थी। अब मैं किससे पूछूं, क्या पूछूं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, और ना तो उसका कोई मेरे पास में तस्वीर थी। मैं इतना उस लड़की से प्रभावित हो चुका था, मुझे लगने लगा कि मैं उसके बिना रह नहीं पाऊंगा। मेरी जिंदगी उसके बिना अधूरी है। अगर मुझे जीना है तो उसको अपने घर पर लाना पड़ेगा, उसके साथ शादी करनी पड़ेगी। और यही तरह तरह के मन में कल्पना करता हुआ और उस लड़की के बारे में सोचता रहता था। मैं अपने चचेरे भाई से ज़्यादा बनती नहीं थी, लेकिन जब मैं बारात में उस लड़की से जब मिला ना, तो उस चचेरे भाई से मैंने दोस्ती कर लिया था, ताकि मौका पड़े तो उसके साथ उस गांव में जा सकूं। इसीलिए मैंने दोस्ती गांठ रखी थी अपने मतलब के लिए, और हाँ, वो मौका भी मुझे मिल चुका था। मैं अब अपने चचेरे भाई के साथ अब उनके गांव पहुंचा था। मेरे जो भाभी थी वो उसी गांव की रहने वाली और उसी गांव में गई थी। अब उसको लेने के लिए जाना था, और ना जाने मेरा चचेरा भाई मुझसे जिक्र कर बैठा कि प्रियांशु, चलते हैं और तेरी भाभी को लेके आते हैं, अपनी गाड़ी लेके चलते हैं, तू तो ड्राइवरी कर लेता है ना अच्छी तरह से। मैं तो खुश हो चुका था कि हाँ भैया, मैं तो बहुत मस्त गाड़ी चलाता हूँ, चलो आप जब कहो मैं तैयार हूँ। मेरा तो खुशी के मारे अब एकदम ठिकाना नहीं था। मैं जो चाहता था अब वो ही हो चुका था। अब चचेरे भाई के पास में कार भी थी, लेकिन वो ज़्यादातर ड्राइवरी नहीं करते, ड्राइवर रखा हुआ था। लेकिन अब ड्राइवर उनके पास में नहीं था, इसलिए मुझे वो मजबूरी में बोलना पड़ा था। हाँ, मैं अपने चचेरे भाई को लेकर के कार में चल पड़ा था उस गांव में। जब हम लोग पहुंचे ना, तो आस पड़ोस के घर से बहुत सारी लड़कियां अब हमें देखने के लिए आई थी। अब मैं उस लड़की को ढूंढ रहा था, देख रहा था। आखिर वो लड़की अभी तक नजर नहीं आई थी। मेरी नजरें तो बिल्कुल व्याकुल थी उसकी एक झलक देखने के लिए। अब ऐसा ही अब होता है ससुराल में जाने के बाद, आसपास के जो लड़की हैं अब दूल्हा दुल्हन को देखने के लिए जरूर आते हैं। अब तो ऐसा ही होता है। और मैं अपना प्रेमिका को तलाश कर रहा था, लेकिन वो अभी तक मुझे नजर नहीं आई। मुझे अब 2-3 घंटे के बाद कार लेकर के वापसी चलना था, भाभी को बिठा करके। अब मेरे पास ज़्यादा वक्त भी नहीं था। अगर इस 3 घंटे के अंदर में उस लड़की का पता ठिकाना अगर नहीं मालूम किया तो फिर बेकार है आना। यही सोच समझ करके मैं मरा जा रहा था कि अभी तक इस लड़की का दर्शन नहीं हुए, कहाँ चली गई, क्या इस गांव की नहीं थी, कोई दूसरी जगह की थी, कोई रिश्तेदारी में आई थी। मन में तरह तरह का अब विचार आ रहे थे। लेकिन अचानक जो मेरी नज़र पड़ी ना, तो मैं फिर देखता ही रह गया था। सफ़ेद ड्रेस में वो परी समान लग रही थी, बड़ी बड़ी कजरारी आँखें, और चेहरा तो एकदम इतना सुंदर था कि अपनी नज़र में उसे अलग ही नहीं कर पा रहा था। जब मैंने उसको देखा ना, तो दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। ऐसा लगा कि मैं उसको पा लिया। अब मैं उसके नज़दीक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। और भी लड़कियां थी, लेकिन मुझे किसी लड़कियों से मतलब नहीं था। मैं उसके समीप जा कर के खड़ा हो गया। जब वो
मुझे इतना करीब देखी ना तो थोड़ा सा शक पका गई और मुझे डांटते हुए कहने लगी, अरे थोड़ा दूर जाके खड़े हो जाओ ना, दूर से मैं भी देख जाऊंगी, और भी लड़की दिखती है, आप मुझे क्यों घूर रहे हो, मैं शादी से नोटिस कर रही हूँ। वो लड़की झल्ला करके एक तरह से मेरे पर बिफर पड़ी थी। जब मैं उसका झल्लाहट देखा ना तो मैं सोच ही पड़ गया था कि ऐसा लड़की ये बर्ताव क्यों कर रही है। मैं उससे अपनी दिल की बात बताने गया था और वो तो मुझे डांट रही थी। मैं मौका गंवाना नहीं चाहता था। एक तरह से मैं अपने दिल की बात उससे कह ही दिया कि देखो जी, यहाँ तो बहुत सारी लड़की हैं, एक से एक खूबसूरत, लेकिन मेरा दिल तो आप पर आ गया है, आपका क्या विचार है। वो लड़की मेरी तरफ पहले तो घूर करके गुस्से में देखी, अब फिर अचानक खिलखिला करके हंस पड़ी और एक तरह से मुझे फिर डांटी, अरे हटो ना यहाँ से, ये कैसा मजाक कर रहे हो। लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट भरी हुई थी। इसी मुस्कुराहट के लिए तो मैं यहाँ पर आया था। अब वही पल था, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से उसका अब एक तरह से चेहरा क्लोजअप फोटो ले चुका था। लड़की भड़क गई, ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरी फोटो क्यों उतार रहे हो, नहीं करो ऐसा, मेरे माँ बाप गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन मैं अपना काम बखूबी कर चुका था। हाँ, मुझे अब मेरे दिल में संतोष हो चुका था कि चलो कम से कम इसका खूबसूरत चेहरा मेरे मोबाइल फ़ोन में तो कैद हो चुका है। वो लड़की से मैं ज़्यादा घुल मिलना चाहता था, लेकिन अभी भी वो मुझे झिड़क रही थी और वो कह रही थी कि हटो ना तुम यहाँ से, अपने भाई के पास जाकर बैठो ना, देखो भाई तुम्हारा अकेला है। मैं कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया, मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ। लेकिन वो कभी मुस्कुराती थी और कभी गुस्सा हो जाती थी। मुझे तो समझ में नहीं आता था कि क्या उसके मन में क्या चल रहा है, क्या वो मेरी प्रेम को स्वीकार कर रही है या फिर नहीं कर रही है। कुछ भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। आखिरकार जब वक्त गुजरने लगा, अब मुझे कार में जाना था, दुल्हन को यानी अपनी भाभी को बिठाना था और इसके बाद अपने गांव शहर निकल जाना था। बस कुछ ही क्षण बचे हुए थे और उस क्षण को मैं भरपूर फायदा उठाना चाहता था। मैं उस लड़की से बोला कि देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। जब से मैंने आपको शादी में देखा ना, तब से मेरा अमन चैन खो सा गया है, इसीलिए मैं आपसे मिलने के लिए इस जगह पर आया हूँ, तो आप क्या कहती है। वो लड़की तो पहले मुझे घूर कर देखी और फिर मुस्कुरा करके एक तरह से भागती हुई उस जगह से निकल गई। बार बार पीछे मुड़ के देखती थी और फिर मुस्कुराती थी और फिर दौड़ गई और उसके बाद उस घर से गायब भी हो गई थी। हम लोग का भी जाने का वक्त आ चुका था। दुल्हन गाड़ी में बैठ चुकी थी, तो हमारे चचेरे भाई यानी दुल्हा साहब भी बैठ चुके थे। अब मुझे ढूंढा जा रहा था कि ड्राइवर कहाँ है, ड्राइवर कहाँ है। आखिरकार मैं तो ड्राइवर ही बना हुआ था ना। ड्राइवर साहब भी अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़े। मैं जब गाड़ी स्टार्ट कर दिया ना, तब भी वहाँ पर बहुत सारा लड़कियों का झुंड खड़ा था, लेकिन वो लड़की मुझे फिर नहीं दिखी। इसके बाद मुझे उस जगह से निकलना ही पड़ा। जब मैं अपने घर आ गया ना, मैं मोबाइल से फोटो देखता रहता था, उससे मैं अकेले में बात किया करता था और ऐसे ऐसे मुझे पागलपन का जैसे दौरा सा पड़ने लगा था। जब भी मैं उसका फोटो एक दिन ना देखूं ना, तो मुझे चैन नहीं पड़ता था। एक बार मेरी मोबाइल खराब हो गई। मैं जल्दी से जल्दी मैकेनिक के पास पहुंचा। अब मैकेनिक ने बोला कि भाई 2 दिन लगेगा, इसका डिस्प्ले अब खराब हो चुका है, हमें मंगवाना पड़ेगा। तब मैं मिस्त्री से लड़ पड़ा था कि भाई तुझे जो पैसा चाहिए, जितना पैसा चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मोबाइल मुझे जल्द से जल्द चाहिए। मिस्त्री अब मेरी तरफ देख रहा था, कहने लगा इस मोबाइल में ऐसा क्या है। मैं बोला कि तुम समझ नहीं पाओगे, मैं जो कह रहा हूँ अब वो करो।
आखिरकार मैं उसी रोज मोबाइल रिपेयर करा के लाया था। ना जाने कहाँ से वो डिस्प्ले ढूंढ के लाया और लगवाया। मैं इतना पागलपंती का अब शिकार हो चुका था उस लड़की के चक्कर में। जब ना देखूं तो मुझे चैन पड़ता ही नहीं था। आखिरकार ये बात मैं धीरे धीरे अपने चचेरे भाई से बता ही दिया कि देख भाई, तेरा तो बहुरिया आ चुकी, तेरी बहुरिया भी बहुत सुंदर है, लेकिन मेरी भी अब रिश्ता करा दे तेरे ही ससुराल में। मैं लड़की का फोटो दिखाया। मेरा भाई, चचेरा भाई, शायद उस लड़की को जानता था और कहने लगा, हाँ इस लड़की को तो मैं जानता हूं, इसके परिवार को भी जानता हूं अच्छी तरह से, चल मैं बात करूंगा, तेरा भी नैया पार लगा दूंगा। अब मैं तो बस इतना खुश हो चुका था। मेरा जो चचेरा भाई था ना, मैं उसको गोद में उठा लिया था, उसको गोद में उठा के नाचने लगा था। और तब वो मुस्कुराता कहने लगा, अरे नीचे तो उतार, तू भी गिरेगा मैं भी गिरूंगा। हाँ प्रॉमिस करता हूँ कि इसकी लड़की से घर वालों से मैं बात करूंगा और रिश्ते जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूंगा। अब तो मैं खुशी से नाच रहा था। मैं अपना जो जरूरी काम था वो करना नहीं भूलता था। हाँ, जब वो बुरी खबर मुझे मिली ना, तब मैं ऐसा लगा कि मेरे लिए दुनिया वीरान हो चुकी है। इस दुनिया में मेरे लिए कोई है ही नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। हुआ यूं था कि मेरा चचेरा भाई अपने ससुराल पहुंचा था और मेरे रिश्ते की बात उस परिवार से कर बैठा। अब वो जो परिवार थे ना, वो कहीं और रिश्ता तय कर रखा था और उन्होंने बताया कि दामाद जी, आपने बात करने में थोड़ा देरी कर दी, हम अपनी लड़की का रिश्ता कहीं और कर रखे हैं, अब उसको हम तोड़ नहीं सकते। वाकई में मेरा चचेरा भाई बहुत समझाने की कोशिश किया कि देखिए, ये जो लड़का है ना, आपका बेटी का बहुत अच्छी तरह से रखेगा, खुशहाल रखेगा, बहुत प्रेम करता है और इसका परिवार भी अब सही सा है, घर में ज़्यादा फैमिली भी नहीं है, माँ बाप है और पैसे वाला पार्टी है। लेकिन वो परिवार अपने जिद पर अड़ा रहा, कहने लगे नहीं, हम एक बार किसी को वचन दे देते हैं ना, हम तोड़ते नहीं हैं। आखिरकार मेरा चचेरा भाई अब ये बुरी खबर मुझे सुनाया और जैसे ही बुरी खबर सुनाया ना, तो मेरी तो दुनिया उजड़ चुकी थी। मुझे तो लगा कि मेरे आंखों के आगे अंधेरा छा गया है, अब इस दुनिया में मेरे लिए बचा ही नहीं कुछ है। अब मैं एकांत जगह पर जाकर के रोता था। मुझे बस रोना ही आता था। मुझे एकांत में बैठना पसंद आने लगा। मैं उसी लड़की का मोबाइल में फोटो देख करके अब रोता रहता था कि तुम अब मुझसे मिल नहीं पाओगे। अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं। मेरे माता पिता को भी अब धीरे धीरे एहसास होने लगा कि मैं पागलपंथी का शिकार हो रहा हूं। मेरे माँ बाप भी मुझे समझाने लगे और उन तक भी धीरे धीरे ये बात पहुंच चुकी थी कि मैं उस गांव की लड़की से प्यार करता हूं, लेकिन उसका रिश्ता उसके माँ बाप ने कहीं और तय कर रखा है। मेरे पिताजी भी अब मुझे समझाने की कोशिश करने लगे कि बेटा तू शांत रह, मैं जाऊंगा ना, मैं उनसे रिश्ते की बात करूंगा, तू अपना दिल छोटा मत कर। मुझे उम्मीद है कि मेरी वो लोग बात मानेंगे। और आखिरकार मेरा चचेरा भाई और मेरे पिताजी अब दोबारा से गए, लेकिन जब वो लौटे ना, तो फिर वही बुरी खबर आप मुझे सुनाए। मेरे पिताजी कह रहे थे कि भाई, उस लड़की के जो माँ बाप है ना, बहुत जिद्दी है, वो तो जिद पर अड़े हुए हैं कि मेरी बेटी का जो शादी है शहर में हो रहा है, तय हो चुका है, अब 1 साल का टाइम है, लेकिन मैं वो रिश्ता तोड़ूंगा नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वचन दे चुका हूं। अब मेरे पास में निराशा के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। मैं अंदर ही अंदर टूट चुका था। मेरे पिताजी कहते, अरे वो उस लड़की में क्या है भाई, तेरे लिए तो मैं एक से एक हुर की परी ला दूंगा, और देख मैं लड़की को ढूंढना शुरू करता हूँ, लड़कियों की लाइन लगा दूंगा। मेरे पिताजी मुझे समझाने बुझाने का भरपूर कोशिश कर रहे थे। मेरी माँ भी
अब वो ही कर रही थी कि बेटा छोड़ना, वो लड़की नहीं मिली, और लड़की, उससे भी सुंदर लड़की है। तेरे पिताजी जो कह रहे हैं उनकी बात सुन, तू अपना दिल छोटा मत कर। लेकिन मैं कहने लगा कि नहीं माँ, उस लड़की में जो खूबी मैंने देखी है वो मुझे दिल को भा गई है। और लड़की तो मुझे वही चाहिए, और नहीं तो मैं किसी और ने लड़की से शादी नहीं करूँगा, ये तो मेरा प्रण है। और फिर मैं अपने आप को अकेलेपन में धकेलने लगा था। कभी मैं खेतों में चला जाता, जहाँ मेरे खेत थे, खलिहान था, और वहाँ मैं चला जाता था, एकांत में बैठ जाता, कभी बगीचे में चला जाता। अब तो मैं पिताजी की दुकान पर भी नहीं जाता था, और ना घर में अपनी माँ का कोई मदद करता था। बस जहाँ दिल आता कि अरे छोड़ो ना, अब कहीं और चलते हैं। हाँ, धीरे धीरे मैं नशे का शिकार भी बन चुका था। एक तरह से कहा जाए तो मैं अब नशे का आदी भी हो चुका था। दोस्तों का सोहबत भी मुझे मिल चुका था, और कुछ दोस्त मेरा साथ भी दे रहे थे। हम लोग बगीचे में, नहर के किनारे, शमशान के पीछे वाला जंगल में जो बगीचा था, वहाँ पर बैठ कर के पेकड़ी करते थे। और ऐसा नहीं, शाम को जाते थे सूरज डूबने के बाद, और जब हम लौटते थे ना तो रात को 10 कभी 11 भी बज जाता था। अब तो ये हमारे लिए रोज का काम हो चुका था। ये खबर मेरे माँ बाप को लगी ना तो फिर मुझे समझाने लगे कि देख बेटा, तू गलत दिशा में जा रहा है, तू बहुत गलत दिशा में जा रहा है बेटा। ये नशेपन का जो तू शिकार बना है, इसको तू छोड़ दे। देख, मैं तेरे लिए प्रयत्न कर रहा हूँ कि कोई अच्छी सी लड़की शहर की मैं तेरे लिए शादी कराऊं, और तू अपना हाल क्या बना रखा है, तू तो नशेड़ी होता जा रहा है बेटा। मेरे माता पिता मुझे बहुत समझाने की कोशिश करते, लेकिन मैं सुनता जरूर उनकी। आज जब मैं घर से बाहर निकलता ना तो मैं उनको भूल सा जाता था। बस अपने यार दोस्तों के साथ में बगीचे में, खलिहान में, शमशान के पीछे वाले बगीचे में, अधिकांश जो नहर का किनारा था, वहाँ पर हम बैठ कर के पेकड़ी करते थे। और ऐसे ही एक रात हम अपने दोस्तों के साथ में बैठे हुए थे। वो पूर्णमासी की रात थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। आसमान में पूरा चांद दिखाई दे रहा था, और हमारी पेकड़ी जोरों पर चल रही थी। और तभी अचानक मेरा फ़ोन बज उठा, और वो फ़ोन जब बजा ना तो एक पल के लिए एकदम जो वहाँ पर लोग थे ना भौचक्के से देखने लगे थे। ऐसे मोमेंट में ही बजा था, और वो फ़ोन मेरे पिताजी का था। जब मैं देखा ना तो मन तो कर रहा था कि नहीं उठाऊं, लेकिन ना जाने कैसे उस वक्त में फ़ोन को रिसीव कर लिया। पिताजी आवाज़ लगा रहे थे, अरे बेटा कहाँ पर हो बेटा, देख आज रात बहुत हो चुकी है, घर पर आ जा। मैं कहने लगा पिताजी मैं आ रहा हूँ, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मैं दोस्तों के साथ में हूँ और जल्द से जल्द घर पहुँचूँगा। हाँ, तभी माँ ने फ़ोन ले लिया था। हाँ, माँ कहने लगी बेटा खाना ठंडा हो जाएगा, जल्दी आ जा बेटा, ये दारू वारू का चक्कर छोड़, आ ना बेटा, मैं तेरा और पापा इंतज़ार कर रहे हैं। अब आखिरकार मैं फ़ोन काट दिया, और दोस्तों का अभी और पीने का इरादा था। हाँ, मैं फिर दोबारा से अब अपने दोस्तों के साथ में बैठ चुका था। यही तो हम रोज़ करते थे। और अचानक मैं उस लड़की का जिक्र अपने दोस्तों से छेड़ दिया था। देख भाई, इस लड़की के लिए मैंने क्या क्या किया, मेरे पिताजी ने कितनी मेहनत की, उस गांव में गए, मेरे चचेरे भाई भी जा कर के उसके परिवार वालों से बात किया, लेकिन बात बनी नहीं। मैं जो भी बात था अपने दोस्तों से बता दिया ताकि मेरा दिल उस रात को थोड़ा हल्का हो जाए। मेरा दिल भारी भारी सा हो रहा था, उसी लड़की के बारे में सोच सोच करके मेरा दिमाग खराब हो रहा था। आज जब मैं अपने दोस्तों से दिल की बात बताया ना, तब लगा कि हाँ कुछ मन हल्का हुआ है। लेकिन उसमें से एक दोस्त मेरे को कहने लगा कि ऐसी क्या खूबी है उस लड़की में जो तुम उसके पीछे पागल हुए पड़े हो। मैंने बोला दोस्त तुम समझ नहीं पाओगे,
तुम जब किसी से प्यार करोगे ना, तब वो चीज़ तुम्हें समझ में आएगा। अभी तुमने किसी लड़की से प्यार नहीं किया, किसी से प्यार जब हो जाएगा ना, तब मेरे सवाल का जवाब तुम्हें खुद ब खुद मिल जाएगा। अभी तुम उस प्यार से अनजान हो। वो मेरा प्यार सच्चा है, कोई झूठा प्यार नहीं है, शारीरिक आकर्षण नहीं है। ये जो प्यार है ना, ये दिल के गहराई से हुआ है। हाँ, मैं उस लड़की को हर हालत में पाना चाहता हूँ, लेकिन अब जो सब कुछ अब खत्म सा हो गया है। मेरा वो दोस्त मेरी बात को सुनता रहा। कहने लगा कि दोस्त, अगर मैं उस लड़की से तुम्हारी शादी करवा दूँ, तब क्या तुम मानोगे? मैं उसको तरफ देखा, बोला क्या मजाक कर रहे हो दोस्त, ऐसा अब संभव नहीं है। हमने सब कुछ कर रखा है, लेकिन उसके परिवार मान नहीं रहा। तब मेरा दोस्त जो थोड़ा दूरी पर बैठा था, अब मेरे पास सरक करके आ गया। अब मेरे कान में कहने लगा कि देख दोस्त, मैं एक बाबा को जानता हूँ जो इसी श्मशान में कभी कभी आते हैं, वहाँ कुछ साधना वाधना करते हैं। अब मेरे साथ में कुछ ऐसी तकलीफ हुई थी, अब मैंने उस बाबा से मदद लिया था और वो तकलीफ मेरा दूर हो गया। तो मैं तो यही सोच रहा हूँ कि तुझे भी उस बाबा से मिलना चाहिए। तेरा तकलीफ वो दूर कर सकते हैं, जैसा उन्होंने मेरा तकलीफ दूर किया था, तो क्या तेरा नहीं कर सकेंगे? मैं थोड़ा सोच में पड़ गया अपने दोस्त की बात सुन करके कि क्या ऐसा संभव है। तभी दोस्त कहने लगा कि जो तू सोच रहा है ना, बिल्कुल संभव है। ऐसा वो बाबा अगर करना चाहे ना, तो कर सकते हैं। उनके पास मंत्र का खजाना है और वो अघोरी साधु हैं। उनमें वो शक्तियां हैं, वो चाहे तो उस परिवार का दिमाग को बदल सकते हैं। और मैं तो कहूँगा कि मेरे दोस्त, उनसे जा कर के कभी तो मिल। वो रात को टाइम ही मिलते हैं और दिन भर ना जाने कहाँ गायब रहते हैं। मैं अब सोचने लगा था अब यही बात को कि क्या ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। खैर, अब घर लौटने का वक्त हो चुका था और जब घर लौटा ना, तो खाना वाना खा करके मैं इसी बारे में सोच रहा था कि क्या ऐसा संभव हो सकता है। अगर मैं उस अघोरी बाबा से मिलूं, तो क्या अघोरी बाबा उस लड़की से मुझे मिलवा सकते हैं? मैं इसी सोच में डूबा रहा। रात भर नींद नहीं आ रही थी। अब मैंने तय कर लिया था कि चलो एक बार दोस्त की बात मानते हैं। मैं रात के टाइम उस शमशान में जाता हूँ। हम तो उसी के पीछे बैठ के पेकड़ी करते हैं, तो वहाँ से कौन सा दूर है। चलो आज रात ट्राई करते हैं। अगर अघोरी बाबा मान गए तो मेरी तो लॉटरी निकल जाएगी। अब इससे बड़ी बात क्या होगी। अब मैं अपना मन बना चुका था। जब शाम को हम उस जगह पर गए जहाँ हम सारे दोस्त इकट्ठा होते थे, पेकड़ी शुरू हो जाती थी और मैं पी नहीं रहा था। आज मेरे दोस्त कह रहे थे कि प्रियांशु, अरे पैक तो उठा ले, पैक तो उठा, तेरा गिलास कब से भरा हुआ है, तू तो छू ही नहीं रहा है। मैं कहने लगा कि दोस्त, मुझे आज कुछ ज़रूरी काम है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं बाद में अब अपना काम करके आऊँगा ना, और तब मैं पैक को उठाऊँगा। मुझे कहीं पर जाना है, किसी से मिलना है। और वो दोस्त मेरे सामने बैठा हुआ था। वो सरक कर मेरे पास में आ गया और कान में फुसफुसाते हुए कहने लगा कि क्या दोस्त, क्या तुम अघोरी बाबा से मिलने जाओगे? मैंने उसकी तरफ देख के कहा, हाँ, मैं आज उस अघोरी बाबा से मिलने जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ में चलोगे? तब वो दोस्त कहने लगा, नहीं नहीं, ऐसा गलती मत करना, जाना है ना तो अकेले ही जाना, और तभी वो अघोरी बाबा मानेंगे। अगर हम साथ में गए ना तो हम दोनों को भगा देंगे। बात मेरे समझ में आ चुकी थी। अब रात का करीब 10 से ऊपर का टाइम हो चुका था। अब मेरे दोस्त, मैं ही नहीं पी रहा था उस जगह में, बाकी सब अपना एंजॉय कर रहे थे। अब सब बहक भी रहे थे एक दूसरे से, अब बातें भी कर रहे थे, अब चुटकुले भी चलते थे, मजाक भी होता था। ऐसा ही तो होता था महफिल में हमारा। अब मैं अब उस जगह से उठ चुका था। अब मेरा दोस्त
मेरे समीप ही बैठा हुआ था और कहने लगा कि दोस्त, ऑल द बेस्ट। बाबा से अपनी दिल की बात सारा बता देना, कोई भी बात छुपाना मत। मेरा मन कहता है कि बाबा ये काम जरूर कर देंगे। जाओ दोस्त, गुड लक। इसके बाद मैं उस शमशान की तरफ चल पड़ा था। वो शमशान मेरे लिए कोई नया थोड़ी था, हमारे खेत खलिहान के नहर के किनारे ही बना हुआ था। और वहाँ से उसके बगल से ही तो हमारा खेत स्टार्ट होता था। तो ऐसा कोई डर हमारे दिमाग में कभी आया भी नहीं था कि वहाँ पर हमें डर लगे। ऐसा कभी अनुभव हमने किया भी नहीं था। आखिरकार जब वो पेड़ों का इलाका जब पार कर लिया, तब वो शमशान दिखाई देने लगा था। शमशान में एक जगह पर रोशनी हो रही थी। रोशनी का मतलब कि वहाँ पर अघोरी बाबा जरूर होंगे, लेकिन मैंने कभी अघोरी बाबा को देखा नहीं था, कभी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन आज मेरी ज़रूरत थी। जब मैं वहाँ पहुँचा ना, शमशान में पहुँच चुका था, मैं वहाँ देखा तो अलाव सा जल रहा था। आग लगी हुई थी, एक जगह पर सूखी लकड़ियाँ जल रही थी। और वहाँ पर एक वृद्ध बाबा लंबे लंबे जट और काला कपड़ा पहने हुए थे, गले में कई तरह का माला लगाए, और उसी आग के पास जैसे कोई साधना कर रहे हो, साधना में लीन थे। मैं जब शमशान में पहुँचा ना, तो शायद आवाज़ मेरे पैरों के कदमों की उनके कान में चली गई। वो अपनी साधना छोड़ करके आंखें खोल ली। जैसे उन्होंने मुझे देखा, डांटने लगे, इधर मत आओ, तुम इधर मत आओ, ये शमशान है, ये तुम्हारा गांव नहीं है, वापस जाओ, वापस जाओ। मैं हाथ जोड़ लिया। मैं कहने लगा, बाबा मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ, मैं इसी गांव का हूँ। तब अघोरी बाबा डांटने लगे, नहीं नहीं, ये कोई मिलने का टाइम नहीं है, अब मैं किसी से मिलता भी नहीं, तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ यहाँ से। मैं कहने लगा, बाबा कम से कम मेरी बात तो सुन लीजिए। वो डांटते रहे, लेकिन मैं पीछे हटा नहीं। तब आखिरकार उन्होंने बुलाया, जल्दी से आओ, अपनी बात बताओ, अब फिर यहाँ से जाओ। मैं एक तरह से दौड़ते हुए उनके पास पहुँच गया था, उसी आग के पास में जहाँ वो बैठे हुए थे। मैं जब उनका चेहरा देखा ना, ओ एकदम ओल्ड एज के थे, शकल सूरत से पता चल रहा था, लेकिन उनके शरीर पर काला कपड़े के अलावा और चीज़ कोई नहीं था। गले में बहुत सारे माला पहन रखे थे। आंखें जैसे लाल लाल सी नज़र आ रही थी उस आग की रोशनी में जो वहाँ पर जल रहा था। अब बाबा जो थे कहने लगे, जो बताना है बताओ जल्दी से, अब फिर तुम यहाँ से निकलो, ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। मैं सब कुछ जल्दी जल्दी बताने लगा। जब मेरी बात खत्म हुई ना, तब बाबा पूछ बैठे कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। मैंने कहा कि उस लड़की से मैं शादी करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपके पास में आया हूँ। बाबा मुझ पर भड़क गए, कहने लगे कि मैं शादी कराने वाला दिखता हूँ तुम्हें, भागो यहाँ से। सुनो, आज के बाद इस जगह पर आना भी मत, ये जगह रात के टाइम में बहुत खतरनाक हो जाती है। कभी कभी तो मैं यहाँ रहता भी नहीं हूँ, तो मेरी बात को मानो, दोबारा इस जगह पर से गलती से भी मत आना, जाओ निकलो। लेकिन मैं अपनी जगह पर अड़ा हुआ था। मैं रो रहा था कि बाबा मेरी बात मान लीजिए, कैसे भी अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से उस लड़की से मेरी ब्याह करवा दीजिए। लेकिन बाबा हर बार मना करते चले गए, और आखिरकार मुझे लगा कि वो टालना चाहते थे। तभी वो मुझे डांटते हुए कहने लगे, कैसा करो, मुझसे 4 दिन के बाद में आकर मिलना, तब मैं इसके बारे में सोचूंगा, अभी मेरे पास में इतना वक्त नहीं है, अब तुम निकल जाओ यहाँ से। कम से कम 4 दिन तो बोलती है ना, एक दिल में आसरा सा जाग चुका था कि चलो 4 दिन के बाद मैं जरूर आऊँगा। फिर मैं अपने दोस्तों के पास पहुँच गया था। मेरा वो दोस्त अब जैसे ही मुझे देखा, अब दौड़ता हुआ, नशे में जरूर था, लेकिन मेरे पास में आ गया और कहने लगा, बात बनी क्या दोस्त? मैंने धीरे धीरे सारी बात बता दी।
तब मेरा दोस्त कहने लगे, हाँ बाबा ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था, मुझे भगा दिया था, लेकिन मैं जब अड़ा रहा ना तब मुझे टाइम दिया था कि 2 दिन के बाद में आना, तब मैं देखूंगा। मैं 2 दिन के बाद गया ना तो काम मेरा कर दिए थे। तेरा भी काम हो जाएगा दोस्त। बाबा ऐसे अड़ियल हैं, गुस्सा दिखाते हैं लेकिन अंदर से बड़ा नरम है। मैं समझ चुका था कि मेरा अब काम हो जाएगा। मन में एक शांति सी हो गई थी, खुशी हो रही थी। फिर मैं अपने दोस्तों के साथ वहाँ बैठ चुका था। अब इसके बाद मैं कितना पैग ले लिया खुशी में, मुझे खुद भी पता नहीं। अब आखिरकार हम लोग घर अपने गांव लौट आए थे। 4 दिन कैसे बीता मैं आपको कैसे बताऊं। मेरा तो समय कटता ही नहीं था। मैं पिता के दुकान पर नहीं जाता था, लेकिन मैं अब दुकान पर जाने लगा। पिताजी को लगा कि मेरा अब खोया हुआ बेटा वापस लौट गया है, लेकिन वो नहीं जानते थे कि मेरे अंदर में क्या तूफान चल रहा है, मैं अभी क्या क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मेरे पिताजी बहुत खुश थे जब उन्होंने मुझे देखा दुकान पर। तब कहने लगे, बेटा तू मुझे छोड़ना मत बेटा, जब तू यहाँ नहीं रहता है ना तो मैं अकेला हो जाता हूँ। अब वो ऐसी ऐसी बातें करने लगे कि मुझे उन पर दया आ रही थी। अब मुझे भी लगा कि मेरे पापा बहुत सही हैं, मैं गलत हूँ। लेकिन वो लड़की का इतना प्यार मुझ पर छा गया था कि मैं कैसे भी करके उस लड़की को पाना चाहता था। एक तरह से मेरा ये लक्ष्य हो गया था, उस लड़की को पाना। खैर मैं अब दिन में आता था पिताजी की दुकान पर, और सुबह में नाश्ता बनाने में, खाना बनाने में माँ का मदद भी करता था। माँ को भी अच्छा लगता था कि चलो मेरा बेटा अब घर लौट गया। लेकिन रात के टाइम अपने दोस्तों के पास ज़रूर पहुँच जाता था। वहाँ आधी आधी रात तक हम बैठे रहते थे। खैर अब 4 दिन अब हो चुका था, और मैं उसी जगह पर जहाँ हमारे दोस्त बैठ कर के हम दारू का सेवन करते थे, अब हम भी उस रात को पहुँच गए थे। मेरा दोस्त का पहले से ही प्रोग्राम चल रहा था। जब मेरे दोस्तों ने देखा कि मैं आ रहा हूँ ना तो आवाज़ लगाने लगे, अरे कहाँ रह गया था प्रियांशु, बहुत देर कर दी आने में। मैं चुपचाप उनके जगह पर पहुँच गया। अब मेरा इरादा तो अब बाबा से मिलने के लिए जाने वाला था। मैं दारू को हाथ भी नहीं लगाना चाहता था, और वही मैंने किया। वो दोस्त मेरा आज उस जगह पर नहीं आया था जो मुझे ये आइडिया दिया था। शायद उसका कहीं काम होगा या फिर दूसरे गांव या शहर चला गया था, मुझे अंदाज़ा नहीं था। मेरे बाकी दोस्त मुझे प्रेशर करने लगे कि लेना उठाना, गिलास तो उठा। मैं कहने लगा कि हाँ उठाऊंगा, लेकिन अभी मेरा ज़रूरी काम है, और वो ज़रूरी काम मैं करके आ रहा हूँ। मैं अब उनको वहाँ बैठा छोड़ करके अब मैं शमशान की साइड में चल पड़ा था। आधी रात लगभग होने जा रही थी जब मैं वहाँ पहुँचा था। हर तरफ में अब एक सन्नाटा सा पसरा हुआ था। चांद निकला हुआ था। चांद की रोशनी अब हर जगह पर दिखाई दे रही थी। पेड़ों वाला इलाका से अब मैं बाहर निकल गया था। नहर के किनारे वो शमशान के पास पहुंच गया था, लेकिन आज इस शमशान में कोई लाइट रोशनी दिखाई नहीं दे रही थी। मुझे लगा कि बाबा शमशान में ही होंगे, और मैं शमशान में दाखिल हो चुका था। लेकिन पूरा शमशान मैंने देख लिया, बाबा का कहीं अता पता नहीं था। एकदम सुनसान पड़ा हुआ था। मैं बाबा बाबा का आवाज़ भी लगाया, बाबा आप यहाँ पर हो, बाबा बाबा आप यहाँ पर हो, आपने बुलाए थे ना। 4 दिन बाद तो मैं आ गया हूँ बाबा, आप हो कहाँ पर, सामने तो आओ। लेकिन बाबा उस रात वहाँ पर थे ही नहीं। उनका कहीं और का प्रोग्राम बना हुआ था और उस जगह चले गए थे। वो शमशान बिल्कुल खाली था। मैं काफ़ी देर तक उस शमशान में खड़ा रहा, बाबा को आवाज़ लगाता रहा, लेकिन बाबा होते तो ज़रूर आते, लेकिन बाबा नहीं आए। तब मुझे लगा कि बाबा को कोई ज़रूरी काम होगा और कहीं चले गए होंगे। चलो मैं कल रात को आऊँगा। अब मैं शमशान से बाहर निकलने लगा। तभी एक लड़की की
अब मीठी आवाज मुझे सुनाई दी, ठहरो नौजवान ठहरो। जब वो आवाज मुझे सुनाई पड़ी ना तो मेरे कदम रुक गए। मैं पीछे पलट कर देखा। मैं क्या देख रहा हूं कि एक जवान लड़की सफेद वस्त्र में शमशान के बीचों बीच खड़ी है, उस जगह पर जहां मुर्दा को जलाया जाता था और जहां पर मैं उस रात को बाबा से मिला था, उसी जगह पर खड़ी थी। मुझे लगा कि बाबा भी यही होंगे। ये लड़की कौन है? शायद बाबा की भक्त होगी या बाबा की चेली होगी। मैं तो यही समझ बैठा था। मैं अब वापसी हो लिया। जब उसके नज़दीक पहुंचा ना तब मैं देखा उसकी उम्र 20-22 साल की इतना ही रही होगी। चेहरा खूबसूरत, सफ़ेद कपड़ा चांद की रोशनी में चमक सा रहा था। और वो मुझे देख के कहने लगी कि नौजवान, तुम बाबा को किस लिए ढूंढ रहे? मैं उस लड़की की तरफ देखता रह गया और तब मैं बोला कि बाबा से मुझे ज़रूरी काम था, बाबा ने मुझे बुलाया था आज रात को। वो लड़की कहने लगी कि अगर वो काम मुझे बता सकती हो क्या? बाबा तो आज नहीं मिलेंगे और उनका कोई पता भी नहीं है कि कितने दिनों के बाद अब इस जगह पर आएंगे। जब मैंने ये सुना ना तो मेरा मन खट्टा सा हो गया था कि मैं क्या क्या सपने पाल रखा था अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ इस जगह पर आया तो बाबा जी भी नहीं है। मैं पूछा कि आप कौन हैं लड़की से। तब वो मेरी तरफ देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं बाबा का दासी हूँ, बाबा का चेली हूँ। मैंने बोला कि आपको भी तंत्र मंत्र आता होगा। जब बाबा सब कुछ आपको शिक्षा दीक्षा दिए होंगे तो जो आधी रात में शमशान के बीचों बीच खड़ी और वो खूबसूरत कमसिन लड़की, सुंदरता बहुत थी उसकी। ये कैसे हो सकता है भाई? मैं अपने मन में सवाल पर सवाल पूछ रहा था। क्या ये कमसिन लड़की इस शमशान में आई बाबा का चेली है, भगत है? इसको शमशान में आने से डर नहीं लगता? मैं अपना ख्यालों में खोया हुआ था और वो लड़की मुझे घूर घूर कर देख रही थी, जैसे पूछना चाहती हो कि अब क्या है, अब क्या है। अचानक वो आवाज़ कर बैठी, क्या सोच रहे हो तुम? मैंने बोला कि मैं आपके बारे में सोच रहा था कि आप किस गांव की हैं और इस बाबा के पास से आप मेरे पास में कब से हैं, कुछ अपने बारे में बताइए। वो लड़की मेरी बात सुन करके भड़क गई, कहने लगी तुम जाओ यहाँ से, जाओ निकलो यहाँ से। अब तो मैं डर चुका था कि कहीं मेरा बना बनाया काम भी ना खराब हो जाए। ये लड़की ज़रूर मेरी मदद करेगी। और मैं उस लड़की से अब क्षमा मांगने लगा कि देखिए, मैं तो बस जानकारी चाहता था, आपके बारे में यही सोच रहा था कि आप इतनी सुंदर और इतनी सुघड़ और उम्र भी कम है, तो आप इस लाइन में कैसे आ गए? वो लड़की थोड़ा शांत हुई। अब फिर कहने लगी कि तुम अपना काम बताओ, किस काम के लिए तुम यहाँ पर आए थे, बाबा से मिलना चाहते थे, वो काम तो बताओ। मैं काम तो बता चुका, अब उसके अलावा तो मेरे पास में काम कुछ भी नहीं है। मैं अब उससे बार बार वही बात को बता रहा था कि मैं तो अब बता तो दिया आपको, मुझे एक लड़की से प्रेम है और उस लड़की को मैं दिलो जान से प्यार करता हूँ और उसको पाना चाहता हूँ और इसीलिए मैं बाबा से मिलना चाहता था। मैं 4 दिन पहले बाबा के पास में आया था इसी भगत में। बाबा ने बोला था कि 4 दिन के बाद में आना, और तब मैं आया तो आज बाबा नहीं और आप नज़र आ रही हो, मेरा काम हो जाएगा। लड़की मुझे घूरती रही और फिर मुस्कुराने लगी, कहने लगी हाँ, ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते? सारा काम हो सकता है जो तुम चाहो। मैं थोड़ा मन में अप्रसन्न हुआ कि चलो बाबा नहीं सही, उनकी चेली ही सही, ये भी काम कर दे। अब मैं इसे ज़्यादा कुछ पूछताछ नहीं करूँगा, नहीं तो ये भड़क जाएगी और फिर मेरा बना बनाया काम खराब हो जाएगा। मैं कहने लगा कि बताइए, ये मेरा काम आप कैसे कर देंगे?
वो लड़की मेरी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी और कहने लगी कि देखो, कोई काम मुफ्त में नहीं होता है, उसके लिए कुछ न कुछ ज़रूर देना पड़ता है। चाहे तुम पैसा दो, कुछ भी दो, लेकिन देना तो ज़रूर होगा। मैं कहने लगा, हाँ जी, जो आप पैसा कहेंगे हम देने के लिए तैयार हैं। लेकिन वो जैसे पैसे का मैंने नाम लिया ना, लड़की फिर भड़क गई। मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि मैं पैसा मांग रही तुमसे। पैसे के अलावा और भी चीज़ है इस दुनिया में जो बहुमूल्य है। क्या तुम वो देने के लिए तैयार हो? मैं उस लड़की को पाने के लिए अपना पूरा जीवन देने के लिए तैयार था। बहुमूल्य चीज़ क्या हो सकती है? अब मैं खुशी खुशी कह बैठा कि आप मांग के देखिए, अगर मैं ना दूं तब ना। लड़की मेरी तरफ घूर रही थी। अब फिर मेरा वो एक तरह से परिक्रमा करने लगी थी। मैं उसको देख रहा था। अचानक मेरी नज़र जो थी ना, अब ज़मीन पर पड़ रही थी। अब मैं उसकी पैरों की तरफ देख रहा था, लेकिन पैर उसके ढके हुए थे कपड़ों में। पैर मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। अब कई पल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ज़मीन पर नहीं, हवा में चल रही है। ऐसा ही मुझे कई बार ऐसा अंदाज़ा लगा। लेकिन उसी वक्त में वो लड़की मुझे टोक देती, क्या सोच रहे हो? मैंने बोला, आप बोलिए तो सही, आपको क्या चाहिए? जो चीज़ मेरे पास में होगा मैं खुशी खुशी आपको दे दूँगा, बशर्ते कि मेरी प्रेमिका मेरी दुल्हन बन जाए, मेरे घर पर आ जाए। यही तो मेरी तमन्ना है। लड़की मेरे पास में आकर रुक गई और कहने लगी, कितनी सुंदर है तुम्हारी प्रेमिका, जिसके लिए तुम सब कुछ देने के लिए तैयार बैठे हो। मैं मोबाइल निकाला, तस्वीर थी उसमें, और मैं मोबाइल का फ़ोटो उसके आगे कर दिया। वो लड़की देखती रही। अब फिर मुस्कुरा के कहने लगी कि मेरे से भी ज़्यादा सुंदर है आपके तस्वीर में, तो ऐसा नहीं दिख रही है। मैं कहने लगा कि देखिए, ये मोबाइल का तस्वीर है, अगर आप उसको सामने देखेंगी ना तो आप भी देखते ही रह जाएंगे, जितनी वो सुंदर है। तब वो लड़की इठला के कहने लगी, मेरे बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या मैं उससे कम सुंदर हूँ? तब मैंने उसको देखा बड़े गौर से। मैं देखा तो वास्तव में वो भी बहुत खूबसूरत थी, मेरी प्रेमिका से ज़्यादा ही खूबसूरत थी। लेकिन मेरे को इसमें कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इंटरेस्ट अपनी प्रेमिका में था, जिसके लिए मैं सब कुछ कर गुजरने पर तैयार था। अब मैं बोली पड़ा कि देखिए, आप भी बहुत खूबसूरत हैं, आप में ऐसी कोई कमी नहीं है, आप मेरी प्रेमिका से ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही है। लेकिन मेरा जो दिल है ना, मेरी प्रेमिका पर है। मैं अपने दिल की बात उस लड़की से बोल बैठा। वो लड़की अब धीमी धीमी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं उसकी तरफ देख रहा था। मैं जब काफ़ी देर हो गया तब मैं बोल पड़ा कि आप मुझसे कुछ मांग रही थी, जो काम करने का फीस है आपका, क्या चाहिए आपको? बोलिए तो सही। वो कहने लगी कि तुम शायद दे नहीं पाओगे। मैं बोला कि एक बार आप बोल के देखिए, मैं अपना वचन देता हूँ, वचन से पीछे नहीं हटूँगा, बशर्ते कि मेरा उस लड़की के साथ में ब्याह हो जाए। तब वो जो बात बोली ना, मेरे अब एक तरह से कहूँ कि मैं हक्का बक्का रह गया था वो बात सुन करके। वो लड़की कहने लगी कि कुछ रातें मेरे साथ में बितानी पड़ेगी। मुझे कुछ खाने का शौक़ भी है, वो शौक़ भी तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर ये तुम काम कर देते हो ना, तो मैं तुम्हारी प्रेमिका को तुम्हारे घर तक पहुंचाने में अब पूरा योगदान दे सकती हूँ। बोलो क्या कहती हो? मैं तो उसकी डिमांड सुन करके ही हक्का बक्का रह गया था। मैं तो समझा कि कुछ धन दौलत मांगेगी और वो मैं खुशी खुशी दे दूंगा, लेकिन इसने तो ऐसी चीज़ मांगी जो मैं दे ही नहीं सकता था। मुझे लगने लगा कि मेरा सपना अधूरा रह जाएगा, मुझे इस जगह से चलना चाहिए। ये चीज़ तो मैं कभी भी नहीं कर पाऊंगा। अब मैं एक तरह से निराश हो चुका था। अब मैं लौटने ही चला था। एक दो कदम मैं आगे अब बढ़ा दिया था। तभी ऐसा लगा कि मेरे दिमाग में मेरी प्रेमिका आकर के बैठ गई हो और कह रही है कि बस
हो गया तुम्हारा प्यार, यही तुम अपना प्यार दिखाते थे। तुम मेरे लिए न जाने क्या क्या कर बैठने वाले थे। आज छोटी सी बात है, इससे तुम भाग रहे हो। जैसे मेरी प्रेमिका मेरे दिमाग में खुद आकर बैठ गई हो। अब मुझे डांट रही थी, धिकार रही थी कि तुम तो बड़ा वो निकले। अब मैं एक तरह से सहम सा गया था कि ये आवाज़ मेरे दिमाग में जो चल रही है, ये वास्तव में मेरी प्रेमिका के है। अब मुझे कुछ भी नहीं सोच रहा था। अब मैं अपना कदम पीछे अब लौटा दिया, उस लड़की के पास पहुंच गया। अब फिर सर झुका के बोला कि जी मुझे मंजूर है, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका कोई टाइम लिमिट होना चाहिए ना, कब तक ही ऐसा चलेगा। वो जो लड़की थी कहने लगी हाँ हाँ मैं टाइम लिमिट भी बताऊंगी। देखो 4 रात तो अभी मेरे साथ में गुजारनी होगी। जो मैं चाहूँ वो खाने के लिए मुझे मिलना चाहिए। हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारे काम में लग जाऊंगी। जब तुम्हारी शादी ब्याह हो जाए और तब इसके बाद हर पूर्णवासी की रात को तुम मुझसे मिलोगे। जहाँ तुम रहोगे, यहाँ ना रह करके तुम शहर में रहो, विदेश में रहो, जहाँ रहोगे मैं तुमसे मिल सकूंगी। मैं अब उस लड़की की तरफ देख रहा था कि ये तो डिमांड कुछ ज़्यादा ही हो गया। मैं कहने लगा कि देखिए 4 रात तो मैं आपके साथ हंसी खुशी बिता सकता हूँ, लेकिन ये पूर्णमासी की रात मुझे समझ में नहीं आ रही है। अब हर पूर्णमासी की रात को ऐसा संभव भी नहीं है कि मैं आपके पास अपनी पत्नी को छोड़ करके आपके पास आऊँगा। पत्नी की ये साथ में दगाबाजी होगी। तब वो हंस के कहने लगी, क्या अभी जो तुम मेरे साथ में करोगे वो दगाबाजी नहीं है? मैं सन रह गया था, मुझे कुछ भी नहीं सुन रहा था। वो तो सब बात स्पष्ट बोल रही थी। करना है तो हाँ बोलो, नहीं करना है तो तुम जा सकते हो। वाकई में मैं सहम सा गया था उसकी बात सुन करके कि मैं हाँ बोलूँ तो मैं अपनी प्रेमिका को पा सकता हूँ, और ना बोलूँ तो फिर मेरी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। क्या मैं डिसीजन लूँ? उस रात में मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बस मन में एक ही सवाल उठ रहा था कि कैसे भी करके मैं अपनी प्रेमिका को पालूं। अब बाद में जो होगा देखा जाएगा। और चट मैंने यही फैसला ले लिया कि ठीक है जी, मुझे मंजूर है। अब एक तरह से वो लड़की खुश हो गई थी और कहने लगी कि आओ फिर, देर किस बात का है। मैं कुछ समझ भी नहीं पाया कि इतनी अचानक लड़की का अब रवैया बदल चुका था। मेरी बाँह पकड़े हुए अंधेरे शमशान के साइड में जाने लगी। मुझे एक ऐसी जगह पर ले आई जो साफ सुथरा था और वहाँ मुझे बिठा दिया था। कहने लगी कि देखो मुझे भूख लगी है इस वक्त में, लेकिन तुम ऐसा कर नहीं पाओगे। चलो आज की रात तो मैं भूखी रह जाऊंगी, लेकिन कल की रात जब लौटोगे ना, तुम मेरे पास में आओगे तो मेरे लिए भोजन लेके आना। मैं पूछ बैठा कि किस तरह का भोजन चाहिए। तब वो कहने लगी मुझे नॉन वेज बहुत पसंद है, नॉन मुझे लेकर के आना। मैं नॉन वेज खाता भी नहीं था, लेकिन अब शर्तें जो मान चुका था, अब मैं जिसके लिए हाँ भी भर चुका था, अब मैं कह बैठा कि ठीक है जी, कल लेके आएंगे। अब उस लड़की के साथ उस अंधेरी जगह पर मैं अब रात बिताने के लिए मजबूर था। अब वो लड़की ही सब कुछ कर रही थी जो हम लड़के करते हैं। अब वो सारा रोल एक लड़के का निभा रही थी। अब मैं तो उसकी नज़र में एक लड़की बना हुआ था। मैं शर्मा रहा था, लेकिन वो नहीं शर्मा रही थी। ऐसा करके अब सुबह के 4 बज चुका था। तब वो लड़की बोली कि चलो मैं तुम्हें छोड़ के अपने ठिकाने पर निकल जाऊंगी। मैं पूछ बैठा कि आप इस शमशान में नहीं रहती हैं। तब वो हंसने लगे, अरे नहीं, मैं इस जगह पर थोड़ी रहती हूँ, मेरा ठिकाना कोई और है। मैं पूछ बैठा कि कौन से गांव के रहने वाली हो। तब वो मुझ पर गुस्सा हो गई और कहने लगी तुम्हें काम करवाना है कि नहीं करवाना है, ये सवाल तुम दोबारा नहीं दोहराओगे, समझ गए ना। तब मुझे लगा कि मैं ऐसे सवाल क्यों पूछा उससे, ताकि वो
फिर दोबारा से नाराज़ ना हो। मैं ऐसा सवाल कभी भी नहीं पूछूंगा। अब फिर मैं अपने घर के साइड में वो अपने रास्ते पर, वो अपने रास्ते पर निकल चुकी थी, मैं अपने घर पर। सुबह जब मैं अपने घर पर पहुंचा ना, तो माँ बाप तो मुझे जान ही चुके हैं कि मैं दारू के नशे में रहता हूँ। अब रात दिन मैं कहाँ रहूँगा, अब उनको ज़्यादा फिक्र नहीं रहती थी। अब वो जानते थे कि वो नशे में होगा, कहीं पड़ा होगा, जैसे ही आँख खुलेगी वो ज़रूर आएगा, घर पर लौटेगा। अब एक तरह से उनके लिए रोज़ का काम हो चुका था। अब मैं अपने घर में था, दरवाज़ा खटखटाया, माँ दरवाज़ा खोली और कहने लगी तू कहाँ था। मैं वही बोला कि दोस्तों के साथ में था। माँ गुस्सा जरूर करती थी लेकिन प्यार भी करती थी। अब इसके बाद में वही सिलसिला अब रोज का हो चुका था। शाम के टाइम मैं नॉन वेज पका पकाया पैकेट लेके आता था और ले करके अब उचित समय का इंतज़ार करता था। अब एक तरह से जो हमारे पियक्कड़ दोस्त थे उनके पास बहुत कम बैठता था, कभी कभी, और नहीं तो मैं उनसे अलग ही रहता था। जब वक्त होता था ना समय, अब मैं शमशान में उस लड़की के पास पहुंच जाता था। वो लड़की मेरी इंतज़ार करती थी और कमाल की बात थी कि उस शमशान में वो अवघड़ बाबा मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। ज़रूर वो कई लंबे सफ़र पर निकल चुके थे। और उस जगह पर वही खूबसूरत सफ़ेद वस्त्रों वाली लड़की मुझे दिखाई देती थी और वो पैकेट देख कर के खुश हो जाती थी, नॉन वेज का पैकेट, और उसको बहुत पसंद भी था। वो पहले भोजन करती थी और इसके बाद हम उसी स्थान पर आ जाते और जहाँ पर सुबह के 4 बजे तक हम प्रेम करते थे। अब ये 4 दिन कैसे बीत गया मुझे पता भी नहीं चला। और इसके बाद मैंने अब उस लड़की से बोला कि आप देखिए, आपकी जो शर्तें थी मैं पूरा कर चुका हूँ, आप जो मेरा काम है आप वो कीजिए। लड़की कहने लगी कि हाँ, मैं वो काम कर भी रही हूँ और आधा से अधिक काम हो भी चुका है। बस तुम्हें अच्छी खबर मिलने वाली है, तुम उस खबर के सुनने के लिए तैयार रहो। अब मैं मन ही मन खुश हो चुका था कि कैसी खबर मिलेगी। क्या मेरी प्रेमिका मेरे पास में दौड़ती हुई आ जाएगी या फिर मैं उसके गांव जाऊंगा, कैसे क्या होगा, कैसे मिलन होगा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। और इसके बाद में मैं अपने घर पर था। अब मुझे पूर्णमासी की रात को उसके पास जाना था और तब तक मुझे शमशान में जाने की ज़रूरत नहीं थी, जैसा उसने लड़की ने मेरे साथ वादा किया था। अभी पूर्णमासी में बहुत वक्त था और मैं एक तरह से उस लड़की से अपना पीछा छुटा चुका था। सारा ध्यान अपनी प्रेमिका की तरफ अब एक तरह से कर चुका था। अब मुझे वो इंतज़ार था उस खुशी की बात को कि कब वो खुशी मेरे कान में आएगी। अब फिर वही सिलसिला मैंने कर दिया था। पिता के दुकान पर जा बैठता था, उनकी काम में मदद करता, सुबह अपनी माँ के काम में मदद करता था और इसके बाद पिता के पास पहुँच जाता था। अब पिता को भी लगने लगा कि मेरा बेटा अब सुधर चुका है। अब मैं भी अपने आप को अब सुधारने में लगा हुआ था कि मैं अब उस दोस्तों के साथ में बिल्कुल नहीं बैठूंगा जो मुझे नशे की ओर लगातार लेके जा रहे हैं। अब उनसे अपना पिंड छुड़ा लूँगा और वही मैं कर रहा था। अब इसके बाद 4-5 दिन और बीत चुके थे। अचानक वो मेरे जो चचेरा भाई था अब मेरे घर पर सुबह सुबह ही आदम का कहने लगा, प्रियांशु मेरी बात सुन रहे हो। मैंने बोला हाँ बैठा तो हूँ, यही सुन तो रहा हूँ। तब वो कहने लगा कि सुनो, हमें चलना है उस गांव में। मैंने बोला भाई मैं तो नहीं जाऊँगा उस गांव में, मेरा क्या काम है। तब वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे चलोगे तो फ़ायदे में रहोगे। मैंने बोला ऐसा क्या बात है। वो बोलने लगा, जो बात होगी सब वहीं होगी। सुनो, तुम अपने पापा के भी साथ में ले लो। अब तो मेरा दिल उछलने लगा था कि चलो मैं तो चलूँगा, लेकिन पापा का क्या काम वहाँ पर। मैं अपने चचेरे भाई से पूछ रहा था और तब वो कहने लगा कि ये सब वहीं पर पता चलेगा जब तुम चलोगे ना, तब उसी गांव में हमारे ससुराल में ही पता चलेगा कि क्या खुशखबरी तुम्हें
मिलने वाली है। मैं जैसे एकदम सन्न सा रह गया था। मुझे उस लड़की की कही हुई बात याद आ रही थी कि जल्द तुम्हें खुशखबरी मिलेगी, तुम बस इंतज़ार करो। आधा से अधिक काम मैं कर चुकी हूँ, बस थोड़ा सा काम है और वो मैं जल्दी कर लूँगी। वाकई में मैं खुश हो चुका था। पापा घर पे ही थे, सुबह सुबह का वक्त था। मैं पापा को आवाज़ लगाने लगा, पापा पापा देखो भैया आए हैं। इसके बाद पापा बुला लिए हम दोनों को, कमरे में गए। अब पापा पूछने लगे कि हाँ बोलो क्या बात है। तब मेरे चचेरे भाई ने जो कहा ना, तो मैं तो खुशी के मारे पागल हो चुका था। और वो मेरे पापा को चाचा जी कहता था कि चाचा जी आप विश्वास नहीं करोगे, जिस रिश्ते के लिए आप गए थे ना, वो रिश्ता आप एक तरह से तय ही समझो। अब वो लड़की वाले मान चुके हैं, उन्होंने वहाँ से रिश्ता तोड़ लिया है। अब आपके घर में वो रिश्ता करना चाहते हैं, इसीलिए मेरे पास में उन्होंने बुलावा भेजा है कि आप उनको लेके आओ और सब कुछ बात यहीं पे तय हो जाएगी। वास्तव में वो खुशी का पल था मेरे लिए। अब मैं उस लड़की को लाख लाख मन में धन्यवाद कर रहा था कि वास्तव में उस लड़की ने कर दिखाया था जो उसने कहा था। वो खुशखबरी अब आ चुकी थी। इसके बाद में जैसे हमारे घर में खुशी एक तरह से नाचने लगी थी। मेरी माँ भी प्रसन्न, मेरे पिता भी प्रसन्न। अब मैं तो अब अपने आप को जैसे हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रहा था। इसके बाद हम लोग उस कार लेकर के अब चल पड़े थे। मैं ड्राइव कर रहा था। जब वहाँ पहुँचे मेरे भैया के ससुराल में, चचेरे भैया के ससुराल में, तब वो लोग आ चुके थे। उस लड़की के माँ बाप, उनके परिवार के और सदस्य। अब फिर वहाँ पर रिश्ता हमारा जुड़ चुका था। वो लोग कह रहे थे कि देखिए आप बुरा मत मानिएगा, हम ऐसे ही लोग हैं जिससे हम एक बार संबंध बनाते हैं ना, तो अपनी तरफ से नहीं तोड़ते। देखिए मैं अपने वचन पर आज भी अटल हूँ। ये संबंध हमने नहीं तोड़ा है, लड़का वालों ने तोड़ा है। अब आप समझ सकते हैं ना। चलिए, ये रिश्ता आपके घर में होना था तो कैसे न कैसे आज हो ही गया। इसके बाद मैं क्या बताऊं, मुझे कितना खुशी हुई थी। मैं वो अपनी प्रेमिका को देखना चाहता था, लेकिन वो तो नज़र ही नहीं आ रही थी। एक तरफ से मेरी नज़रों से छुप गई थी, वो शर्माती भी थी ना। खैर मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई। जितना मेरे पिताजी ने खर्च करना चाहा वो कर चुके थे। लास्ट बेटा था, इकलौता था। ये खुशी का वक्त था। मेरी दुल्हन घर में आ चुकी थी। जैसे ही घर में दुल्हन आई ना, अब वो घर स्वर्ग के समान हो चुका था। माँ को अब चूल्हे चौके से आराम मिल चुका था। सुबह सुबह मेरी दुल्हन अब खाना बनाती, मेरे पापा को खाना खिलाती, नाश्ता खिलाती। अब मुझे भी अब सब कुछ वो सेवा भाव करने लगी थी। मैं तो अकेले में जब होते थे हम दोनों मियाँ बीवी, तो बहुत तरह की बात करते थे। अब मैं उससे कहता था कि तुमने मुझे अब उस नज़र से देखा नहीं थे क्या, जिस नज़र से मैं तुम्हें देख रहा था। तब मेरी पत्नी कहने लगी, मुझे देखने से क्या होता है, मैं गांव की लड़की ठहरी। हमारे यहाँ पर लव मैरिज नहीं होता है, ऑरेंज मैरिज होता है। हम उसी युग में आज भी जी रहे हैं। हमारे इतने अधिकार नहीं हैं कि मैं अपने मम्मी पापा से कह दूं कि मुझे इस लड़का से शादी करना है, उस लड़का से नहीं करना है। ये हमारे संस्कार में नहीं है। मैं तो तुम्हें बहुत चाहती थी। मैं तो चाहती थी कि मेरी शादी तुम्ही से हो, लेकिन मेरे माँ बाप अब वो वचन जो दे रखे थे, वो वचन को निभा रहे थे। मैं तो तुम्हारे बारे में हमेशा सोचती रहती थी। तब मुझे पता चला कि वाकई में जो आग मेरे अंदर जली हुई थी, वही आग मेरी प्रेमिका के अंदर में थी। लेकिन हम दोनों जगह अपनी अपनी मजबूरी में अब एक तरह से बंधे हुए थे। खैर मेरी दुल्हन अब मेरे पास में थी और अचानक वो पूर्णमासी की भी रात आ गया था। अब मैं उस रात को भूल चुका था कि अब क्या जाना वहाँ पर शमशान में, सब कुछ तो हो चुका है, अब किस बात का डर है।
जो होगा देखा जाएगा। हाँ, मैं उस रात को नहीं गया। सुबह हुई ना तो मेरा शरीर बुखार से तप रहा था। अचानक ये बुखार कैसे आ गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब डॉक्टर के पास मेरा इलाज होने लगा। बुखार तो छूट ही नहीं रहा था, दवा होता था। आखिरकार मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था। ऐसी मेरी हालत हो गई थी। हफ्ता भर में मेरा शरीर कमज़ोर हो चुका था। सारे टेस्ट पर टेस्ट हो रहे थे, लेकिन बीमारी समझ में नहीं आ रही थी कि मेरे साथ अचानक हुआ तो क्या हुआ। तब मुझे बुखार में पड़ा हुआ था हॉस्पिटल के अंदर बेड पर। उस वक़्त में मेरे आसपास में कोई नहीं था। मेरे माँ बाप भी नहीं थे, ना मेरी पत्नी थी। किसी काम से बाहर गए हुए थे सब के सब। और ऐसा लगा कि वो शमशान वाली लड़की मेरे बिस्तर पर आ गई हो। एकांत कमरा था मेरा जहाँ पर मैं भर्ती था। वो लड़की मेरे सामने आकर के मेरे बिस्तर पर खड़ी हो गई हो। अब मुझे घूर रही हो अपनी लाल लाल आंखों से। और जब मैंने उसको देखा ना तो मेरा होश उड़ चुका था। एक तो शरीर मेरा वैसे ही कमज़ोर हुआ पड़ा था। मुझे लगा कि ये मेरा स्वप्न है। ऐसा थोड़ी होगा कि वो शमशान वाली लड़की अब उड़कर हवा में मेरे बिस्तर पर आ गई हो। और तब जब वो मुझसे बोलने लगी ना, तब मुझे महसूस हुआ कि वाकई में ये मेरे बिस्तर पर खड़ी है। अब मुझे अब धमकी दे रही थी और कह रही थी कि तूने अपना वादा तोड़ा है, अब तो इसका अब भुगतने के लिए तैयार हो जा। देख तेरे साथ में मैं क्या क्या करती हूँ। तेरी पत्नी आ गई तो तू मुझे भूल गया, अपना वादा तोड़ दिया। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। अभी तो बुखार आया ना, और देख तेरे साथ साथ में क्या आता है। तेरे बदन से कीड़े निकलेंगे, ऐसा मैं तेरा हाल कर दूंगी। और इसके बाद दरवाजे पर जैसे कोई आया हो आहट हुई और वो लड़की हवा में एक तरह से मेरी नज़रों के सामने से गायब हो चुकी थी। मैं तो इतना डर चुका था कि लंबी लंबी सांसें ले रहा था। दिल की धड़कन बढ़ी हुई थी। अचानक मेरा पूरा परिवार मेरे बिस्तर के पास आ गया। हाँ, मुझे इस हालत में देख कर के डॉक्टर को आवाज़ लगाने लगे, देखिए ना क्या हो गया, लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं। डॉक्टर आए, नर्स आए और सब चेकअप करने लगे। बताया कि बीपी बढ़ चुका है। अब बीपी का भी शिकायत हो चुकी थी। मैं अपने माँ बाप को ये सब बात बताना चाहता था, लेकिन मैं जानता था कि ये बात अगर मेरी पत्नी के कानों में गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो अपने आप को संभाल नहीं पाएगी। वो भी मुझसे उतना प्यार करती थी जितना मैं करता था। मैं साहस नहीं कर पा रहा था कि ये सदमा वो झेल नहीं पाएगी। आखिरकार मेरी तबीयत बिगड़ते जा रही थी। कमजोरी पर कमजोरी होता जा रहा था। डॉक्टर इलाज कर रहे थे, लेकिन कोई फर्क नहीं हो रहा था। और तब मैं अपने आप को संभाला और सोचा कि ये बात अब छिपाना नहीं चाहिए। ज़रूर अपने माता पिता को, अपनी पत्नी को ये बात बताना चाहिए, और तभी मेरी ज़िंदगी बच सकती है। नहीं तो मैं इस हॉस्पिटल से बाहर निकल नहीं पाऊँगा, जैसा उस लड़की ने मुझे धमकी दे के गई। मैं अब उस लड़की को एक तरह से पहचान भी चुका था। वो लड़की कोई साधारण नहीं थी, वो एक आत्मा लड़की थी। आत्मा लड़की थी, तभी तो इस हॉस्पिटल में अब बिल्कुल हवा में जैसे प्रकट हो गई थी। अब मैं उस लड़की के अच्छी तरह से जान चुका था। अब वही हुआ। इसके बाद में सही वक्त देख करके मैं अपनी पत्नी को, अपने माँ बाप को सब बातें बता दिया। जैसे ही मेरी पत्नी ने सुनी ना तो रोने लगी थी। मुझे लगा कि अब मामला ख़त्म हो गया, पत्नी मेरी नाराज़ हो जाएगी और उल्टे पैर अपने मायके लौट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो आके मेरे से लिपट गई और कहने लगी, तुम ऐसा ही मैंने ऐसा काम करती है मुझे पाने के लिए? तुम्हें नहीं करना चाहिए था ऐसा, इसमें बहुत बड़ा रिस्क था, तुमने ऐसा क्यों रिस्क लिया? वो मुझे डांटने लगी, बहुत तरह की बातें बोलने लगी। मेरी आंखों से तो आंसू निकल रहे थे। मेरे माँ बाप वहीं पर खड़े थे। मैं अपने आप को बिल्कुल अकेला पा रहा था उस टाइम।
अगर मेरी पत्नी उस वक्त में मुझे नहीं संभालती और वो कह रही थी कि तुम अकेले नहीं हो, मैं और तुम्हारा मम्मी पापा सब साथ में हैं, हम सब मिल कर के उस लड़की से लड़ेंगे और उस लड़की को हम भगा देंगे, तुम्हें स्वस्थ करेंगे, और देखो हम ऐसा करेंगे ज़रूर। अब आप बताओ उस तांत्रिक का, वो तांत्रिक कब कब मिलते हैं? मैंने बोला कि हमें नहीं मालूम, मेरा दोस्त था और उसने ये सब बात बोला था, सब कुछ कहानी में बता चुका था। और तब मेरे माँ बाप कहने लगे तू चिंता मत कर, मैं उस श्मशान में जाऊंगा और उस बाबा को ढूंढूंगा। बाबा यहाँ नहीं होंगे, किसी और श्मशान में होंगे, जहाँ भी होंगे मैं ढूंढ निकालूंगा और मैं उनसे तेरे लिए भीख मांगूंगा कि तुझे वो अच्छा कर दे। अब वही हुआ, मेरे पापा अब शमशान घूम रहे थे, जहाँ भी उनको पता चलता था कि हाँ अघोरी बाबा यहाँ पर थे, अब वहाँ पहुँच गए। आखिरकार अघोरी बाबा मिल चुके थे पापा जी को। अब पूरा दुख दर्द हमारा उन्होंने बयान कर दिया और तब उन्होंने कहा कि हाँ तेरा लड़का जरूर आया था, लेकिन मैं उसको भगा दिया था। वो जो कह रहा था ना, वो तो बहुत मुश्किल काम था, ऐसा मैं कर नहीं पाता, और ना मैं कभी ऐसा करता हूँ। जरूर सब कुछ बता रहे थे कि तेरा लड़का पागल था, उसको किसी ने कान भर दिया कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। अब मैं उसकी बात को नहीं माना, मैं उसे भगा दिया था, टाल दिया था कि जाओ 4 दिन के बाद मिलना। अब मुझे मालूम था कि मैं उन दिनों में वहाँ पर नहीं रहूँगा और वो लड़का आकर के लौट जाएगा, यही तो मैं चाहता था। अब मुझे नहीं पता कि वहाँ पर वो लड़की कैसे तुम्हारे लड़के को मिल गई। पापा सब कुछ मेरे बारे में बता चुके थे। अब बार बार अघोरी बाबा से आग्रह कर रहे थे कि कैसे भी वो दुष्ट आत्मा लड़की से मेरे बेटे को बचाइए। वो हॉस्पिटल में जा कर के धमकी दे के आई है, वो उसे मारना चाहती है। बाबा अब सोच में डूब चुके थे और कहने लगे कि देख मैं करूँगा, लेकिन थोड़ा मुझे वक्त दो, कल तुम आना और आओ ना तो ये पूरा सामान लेकर के आना। अब एक तरह से वो लंबी लिस्ट मेरे पिताजी को पकड़ा चुके थे। मेरे पिताजी अब उस लिस्ट को लेकर के लौट गए थे, हॉस्पिटल में आए और फिर मेरे से बातचीत हुई। अब उन्होंने सब कुछ बता दिया कि बाबा जी पहले मानने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब तैयार हो गए। और वो सब बात बताए हैं, जब तू शमशान में गया था और तुझे डांट के भगा रहे थे, लेकिन तू नहीं भागा। देख बेटा, ये शक्ति जो है ना किसी की भी सगी नहीं होती है। और वो जो लड़की है, वो बाबा जी बता रहे थे कि एक दुष्ट आत्मा लड़की है, और वो उस वक्त का वो फ़ायदा उठा रही थी बाबा जी के ना होने के। अगर बाबा जी वहाँ पर होते ना तो वो दुष्ट आत्मा लड़की तेरे पास आती भी नहीं, ना तेरे साथ वो माया जाल ऐसी करती। अब जो कुछ हो गया अब भूलने की बारी है, अब सब कुछ कल सही हो जाएगा। बाबा जी ने सारा लिस्ट हमें थमा दिया है, जो जो सामान लगेगा मैं कल लेकर के पहुंच जाऊंगा। आखिरकार जब वो सामान लेकर पिताजी पहुंचे, तब बाबा जी कहे कि सारा सामान छोड़ जाओ, अब मैं रात में अब सब कुछ करूंगा, पूजा पाठ, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका लड़का बिल्कुल सही हो जाएगा। वो प्रेतात्मा लड़की आपके बेटे के पास अब नहीं पहुंच पाएगी। मैं उसको मना लूँगा या फिर उसको डांट दूंगा, दो ही चीज़ होगा। इसके बाद मेरे पिताजी लौट आए थे। हाँ, उस रात को मुझे बहुत डर लग रहा था। हॉस्पिटल में मुझे लग रहा था कि वही लड़की मुझे बार बार हॉस्पिटल वाले कमरे में दिखाई दे रही है। बड़ा बेचैन लग रही थी, चारों तरफ घूम रही थी। मेरे परिवार वाले वहीं पर थे, लेकिन उनको शायद नज़र नहीं आ रही थी, वो मुझे ही नज़र आ रही थी। और जब मैं उसको देखता ना तो मेरा दिल कांप जाता था। आखिरकार जब वो लड़की गायब होगी ना, तब मुझे थोड़ा अब नींद आई थी। मैं चैन का नींद सोया था। आज सुबह में जब मैं उठा ना तो मेरा शरीर में जैसे दोबारा से जान आ रही हो। बुखार बिल्कुल कम हो चुका था
और डॉक्टर भी ये सब देख करके आश्चर्य में थे कि ये सब कैसे हो गया। मैं सब कुछ जान रहा था कि ये मेरे में कोई बीमारी नहीं थी, ये बीमारी लड़की ने पैदा किया था। अगर मेरे पापा बाबा से नहीं मिलते, अघोरी बाबा से, तो शायद मैं कुछ दिन का मेहमान था और मेरी मौत इसी हॉस्पिटल के इसी बेड पर हो जाती। लेकिन अब सब कुछ सही हो चुका था। शायद अघोरी बाबा ने उस लड़की को या तो समझा दिया होगा कि इस लड़के से तू दूर हो जाए, वो मेरी छत्र छाया में आ चुका है, या फिर उस लड़की को डांटा होगा, उसके साथ कुछ बुरा बर्ताव किया होगा और तभी वो लड़की अब मुझे छोड़ दिया है। इसके बाद में 3 दिन के बाद मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल चुकी थी। मैं अपने घर पर आ चुका था। फिर मेरा स्वास्थ्य दिन पर दिन सुधरता ही चला गया और हम पति पत्नी का प्यार जो था ना, और ज़्यादा बढ़ चुका था। मुझे तो अंदेशा था कि ये सब बात सुन कर के मेरी पत्नी मेरे पर नाराज़ हो जाएगी, लेकिन उसने अपना प्यार को और डबल कर लिया था। आप बार बार कह रही थी कि आपने मेरे लिए ये सब कर लिया, आप में इतनी साहस कैसे आ गई। मैं बोल पड़ा कि मैं तुम्हें पाने के लिए अगर मेरे शरीर का एक एक कतरा का खून निकल भी जाता ना, तो मैं हिचकता नहीं, बस तुम्हें पाना चाहता था। मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता था। अब वाकई में वो चीज़ मेरी पत्नी को बहुत पसंद आई थी कि मेरा पति मेरे से कितना बेपनाह प्यार करता है। तो दोस्तों, ये थी ये स्टोरी प्रियांशु की। ये जमशेदपुर झारखंड के रहने वाले। अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप भेज सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं इसी टाइम इसी चैनल पर कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।